नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल डियर वीर सर पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। कोशिका से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो ज़रूर देखना। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण और घटक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार चैनल पर बने रहिए। इसी प्रकार की जो विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस क्लास में हम कोशिका के कुछ घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से कोशिका के कितने घटक माने गए हैं? मुख्य रूप से कोशिका के 3 घटक माने गए हैं। कौन कौन से घटक है वो? एक तो है कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। देखिए दोस्तों, कोशिका के जो संरचना होती है उस संरचना में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो तीनों घटकों में हम पहला घटक लेंगे कोशिका कला। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या कोशिका झिल्ली भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें हम कोशिका कला की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा होगी कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली वह संरचना, कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली वह संरचना जिसमें कोशिका के कोशिकीय पदार्थ, जिसमें कोशिका के कोशिकीय पदार्थ व केंद्रक, जिसमें कोशिका के कोशिकीय पदार्थ व केंद्रक सुरक्षित रहते हैं, क्या कहलाएगी? कोशिका कला कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोशिका कला कहलाएगी। अगर साधारण भाषा हम देखें तो कोशिका को चारों तरफ से घेरने वाली संरचना ही क्या होगी? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कहलाएगी। अब बात आती है कि जो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली है वह मूल रूप से किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो ये मूल रूप से किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका कला किन पदार्थों की बनी हुई होती है? तो प्रोटीन और वसा की ये बनी हुई होती है। इनकी अगर मोटाई देखें हम तो इनकी औसत मोटाई होती है 75 से 105 एंगस्ट्रम तक इसकी मोटाई होती है। आगे देखते हैं कोशिका कला क्या करती है। कोशिका को आकृति प्रदान करती है और साथ ही बाह्य आघातों से इनकी सुरक्षा प्रदान करती है या इनकी सुरक्षा करती है। कोशिका मुख्य रूप से कोशिका को एक निश्चित आकृति आकार प्रदान करती है तथा कोशिका को बाहर से अनेक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है, अनेक प्रकार के जो हानिकारक वातावरण है उनसे क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह क्या करती है? कोशिका द्रव्य व बाह्य वातावरण को क्या करती है? पृथक करती है, ताकि कोशिका के अंदर विद्यमान अनेक प्रकार के पदार्थ बाह्य वातावरण के साथ मिश्रित ना हो। ये एक आवरण, एक रुकावट का कार्य भी करती है। इसी का अगला पॉइंट है कोशिका की कुछ अन्य कार्य क्या है कि कोशिका क्या करती है? कोशिका कला कोशिका में सूक्ष्म पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है, उसको नियंत्रित करती है। इस स्वरूप यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। देखो, चयन का अर्थ आपको पता ही है कि अनेकों पदार्थों में से आवश्यक पदार्थों का चयन करके उनको अपने अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना, यही क्या है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य होता है। तो कोशिका कला इसी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसी में आगे है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर, पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर सेलुलोज से बना हुआ, किससे बना हुआ? सेलुलोज से बना हुआ। इसके अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड आदि से बना निर्जीव परत होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलते हैं। जिनको अपन क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलते हैं। साधारण भाषा में हम कहें कि पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों तरफ एक निर्जीव परत पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जबकि
जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, यही जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। तो ये थी हमारी कोशिका कला। इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको मुख्य रूप से हमने यहाँ पर अंकित किया है आपके लिए। इसी का दूसरा पॉइंट है कोशिका के घटकों का कोशिका द्रव्य। दूसरा घटक क्या है इसका? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे? देखिए, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला व केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला अर्धतरल पारदर्शी पदार्थ, अर्धतरल पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। अब देखिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या पदार्थ विद्यमान होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है? जल होता है, ग्लाइकोजन होता है, वसा होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। देखिए, कोशिका द्रव्य एक अर्धतरल पारदर्शी पदार्थ होता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग, ग्लाइकोजन व वसा घुले हुए या घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ये अर्धतरल के रूप में पाया जाता है। तो इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो उनमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। इसको हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहेंगे? शक्ति गृह या पावर हाउस भी इसको अपन बोलते हैं। और अगर हम इनकी खोज के बारे में अगर देखें तो इनकी खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और जो इसका नामकरण है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसने दिया था? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में हम पढ़े तो यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यह दोहरी झिल्ली वाला क्या है? कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली मतलब कोशिका कला दो आवरण से ढकी हुई है, यानी कि कोशिका कला एकल न होकर दो होती है, इसको अपन क्या बोलेंगे? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग बोलते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया केवल किसमें पाया जाता है? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होता है। और शक्ति गृह होता है, पावर हाउस होता है, ये भी अपन ने पढ़ ही लिया था। इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में कुछ मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो बाह्य झिल्ली, जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं या आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरी है आंतरिक झिल्ली, अगला भाग है क्रिस्टी और चौथा भाग है क्या? आधात्री। तो इनमें मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ मुख्य भाग पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, क्रिस्टी व आधात्री इसमें पाई जाती है। बाह्य झिल्ली समतल होती है जबकि आंतरिक झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं या वलन पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलते हैं। जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्रिस्टी क्या होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना या आंतरिक झिल्ली में अंगुलीनुमा उभार क्या कहलाएंगे? क्रिस्टी कहलाएंगे। इन क्रिस्टी की सतह पर असंख्य ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। क्रिस्टी की सतह पर क्या पाए जाएंगे? ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा क्रिस्टी के आंतरिक भाग को आधात्री कहा या मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए, आंतरिक जो झिल्ली है उसके अर्धतरल रूप में कुछ तरल रूप में या इस तरल में घुले हुए कुछ कण पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? आधात्री बोल देते हैं। इसको अपन इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में 75 से 70% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 25% क्या होती है? इसमें फास्फोलिपिड होती है, जबकि 0.5% इसमें क्या होता है? आरएनए होता है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए व कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब देखो, अगर बात करें हम इसको शक्तिगृह कहने की, ये संज्ञा इसको क्यों दी गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम्स खाद्य पदार्थों का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। देखो, हम अनेक प्रकार के पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वह आगे चलकर कोशिकाओं में सूक्ष्म रूप में सरलीकृत या छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। आगे चलकर कुछ एंजाइम्स इन खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। और जब ये छोटे खाद्य पदार्थ
ऑक्सीकृत होते हैं तो क्या मुक्त करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। और ऊर्जा मुक्त करने से हमें क्या मिलती है, अपने शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और जो चीज़ हमें ऊर्जा प्रदान करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस या शक्ति ग्रह बोलते हैं। इसलिए इसका नाम अगर हम देखें तो इसको हम पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना भी, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये एक चप्पल नुमा आकृति होती है। जो हमने बात की थी इसके मुख्य 4 भागों की, तो एक तो ये रही बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इसके अलावा क्रिस्टी और मैट्रिक्स, ये क्या है इसके मुख्य भाग है। इसके अलावा इसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश यानी कि जो जगह रहती है बाह्य व आंतरिक झिल्ली के मध्य उसको अपन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। राइबोसोम्स के कण भी पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी पाए जाते हैं, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी इसमें पाया जाता है। देखिए हमने क्रिस्टी के बारे में पढ़ा था कि आंतरिक सतह पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं। तो ये आपको ये जो संरचना दिख रही है बड़ी, ये जो संरचना दिख रही है ना, ये क्या है, अंगुलीनुमा उभार है। इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोल देते हैं। ये देखो यहाँ पर अंकित किया हुआ है ना, ये इनको अपन क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। अंगुलीनुमा उभार इनको अपन क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। देखो ये क्या है, सभी क्रिस्टी है। इसी क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम के असंख्य कण पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा भाग हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। इस आंतरिक झिल्ली में जो भी पदार्थ विद्यमान होता है, जो भी कण है घुलित अवस्था में पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोल देते हैं। देखो आपको ये हल्का नीला रंग जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग है, मैट्रिक्स वाला भाग है। इसमें असंख्य कण, राइबोसोम्स, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, डीएनए, आरएनए आदि इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास के या इस वीडियो के जो स्क्रीनशॉट है वो लेके रख सकते हो या इनके नोट्स भी बना सकते हो। मुख्य रूप से यही जो मुख्य बिंदु है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी कुछ मुख्य बातें होती हैं आपके मन में, जो भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। या जो भी नई चीज़ आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो, इनके इच्छुक हो, तो उनके बारे में भी हमें कमेंट कर सकते हो। लगातार वीडियो देखने के लिए डियर वीर सर नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसकी हर बार की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लॉकडाउन के इस महामारी में, कोरोना वायरस की इस महामारी में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्यों ना हम इस यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से घर पर रहकर ही अध्ययन कार्य क्यों ना करें। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो थम्स अप करिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।